लास्ट टॉपिक जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग हो सकता है सॉल्व किए हो, कल एक दो लोगों ने सॉल्व करके भेजा भी है। ठीक है, अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। अभी देखो तुम्हें बार बार बताते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है उससे वन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी इस टॉपिक से वन डेरिवेशन या फिर वन न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन जो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल सरफेसेस, तो उसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पहले जानना होगा कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस हैं। तो जनरली हमको पता है कि स्फेरिकल सरफेस टू टाइप के ही हम लोग लेते हैं जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी दो टाइप के लेंगे। फर्स्ट होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और सेकेंड होगा कॉनकेव। ठीक है, तो कन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे होंगे। तो अब देखते हैं किसको हम लोग कन्वेक्स बोलेंगे और किसको कॉनकेव बोलेंगे। पहले तो ये हमको जानना चाहिए। वैसे तुम सभी को लगता होगा कि तुम सभी को पता है कन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस किसे बोलते हैं, सभी को पता है। बट यहाँ पे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ पे दो सरफेसेस बना रहे हैं। जैसे देखो ये एक सरफेस है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक सरफेस है, ये वाला, ये अंदर पूरा मटेरियल इसके फिट होता है। जैसे कि सपोज ये ग्लास से बना हुआ है या फिर वाटर का है, जो भी है। ठीक है, तो इसके अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया μ2 और इधर बाहर का हो गया, ऐसे इधर देखें तो ये हो गया μ2 और ये हो गया 1। ठीक, यहाँ पे देखो ये m है, पॉइंट है कोई m, ये म्यू। तो इन दोनों में से कौन सा सरफेस कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिस क्या है इसको डिसाइड करने की। तो बेसिस है कि जब आप रेयरर मीडियम से देखेंगे, ठीक है, आपको कहाँ से देखना है, रेयरर मीडियम, ये रेयरर है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको ये जैसा दिखेगा वैसा ही हम लोग इसको लेंगे। तो रेयरर मीडियम से जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स दिख रहा है और ये रेयरर मीडियम से देखने पे कॉनकेव दिख रहा है। तो ये वाला क्या होगा, ये हो गया
और ये क्या हुआ, ये हुआ कन्वेक्स। क्योंकि ये कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए पॉइंट एन से देखने पे ये सरफेस कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो एम से देखने पे ये कनकेव दिखेगा। इधर से कन्वेक्स है, इधर से कनकेव है। ऐसे यहाँ देखो, इधर से कनकेव है, इधर से कन्वेक्स है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको कन्वेक्स बोले, किसको कनकेव बोले? तो यहाँ पे रेयरर साइड से देखने पे जैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये रेयरर से देखने पे कन्वेक्स दिख रहा है और ये रेयरर से देखने पे कनकेव दिख रहा है, इसलिए इसको कन्वेक्स और इसको कनकेव स्फेरिकल सरफेस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अब और चलते हैं आगे। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या होगा, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस मिलेंगे आपको। तो कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि रिलेटेड है इस कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस से रिफ्रैक्शन से? तो यहां पर देखिए टर्म्स में है, फर्स्ट है पोल। तो देखिए पोल क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर ये हो गया पोल, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो सेंटर है ये पोल है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर मोस्ट पॉइंट होता है, एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा, इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये बाउल जैसा दिखता है, ऐसे होगा, ठीक है। मिरर कभी सर्कल नहीं होता, ये देखो ये सर्कल का पार्ट दिख रहा है मुझे, बट ये जब भी होता है तो स्फीयर का पार्ट होता है, ये ऐसा नहीं होता कभी, देखिए ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, ऐसे ये पूरा पूरा फील्ड होता है। ये सेंटर में पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर पे एकदम, ठीक है। तो ये जो सेंटर मोस्ट पॉइंट हो गया ये हो गया पोल। सेकेंड होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो सरफेस दिख रहा है इसको जब हम कंप्लीट करते हैं, ये एक्चुअली स्फीयर का पार्ट होता है, इसको जब कंप्लीट करोगे ऐसे तो स्फीयर बनाएगा ऐसे। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। जिस स्फीयर से ये बनेगा उसका जो सेंटर होगा उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये आर, इस पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस केस में ये इधर जाएगा कि ऐसे बनेगा कंप्लीट स्फीयर, तो यहाँ कहीं बनेगा। एंड फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस जो सेंटर और पोल को मिलाती है स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये है कंप्लीट आपका टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दिस स्फेरिकल सरफेस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से 3 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं।
अब देखिए आगे क्या है। अब आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं कि कैसे इस चैप्टर के जो डेरिवेशंस हैं आगे के उनको हम सॉल्व करेंगे, उनको डेराइव करेंगे। तो एक टॉप कंडीशन ले लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? अब देखिए ये कोई कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये कोई कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड होगा? तो फर्स्ट होता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो जितनी भी डिस्टेंस होंगी सभी को पोल से मेजर करेंगे। जैसे कि पोल से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहां से जब रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस आर, इधर चलेंगे। खैर पहले आपको ये बताते हैं कि सभी डिस्टेंस को यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो जो भी ऐसी डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, फिर से सुनिए। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फर्स्ट, सेकेंड, distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. Third, distances measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative. Fourth, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे लेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट, इससे रिलेटेड फॉर्मूला फॉर कनकेव सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला फॉर कनकेव सरफेस, ये कनकेव सरफेस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इस रेयर मीडियम में कहीं पे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये सी है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, लाइट यहाँ से चलेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि मीडियम से में स्ट्रेट लाइन में चलेगी ये लाइट यहाँ पे, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो जा रहा है तो ये लाइट किधर जाएगी? डेंसर मीडियम में लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ नॉर्मल तो नहीं, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखिए नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी लाइन
इस सरफेस पे नॉर्मल होगी। तो अब ये वाली लाइन जो होगी वो इधर चली जाएगी, ऐसे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये तो एक लाइट रे के लिए रिफ्लेक्शन दिखा दिया आपने। अब जो लाइट यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगी ऐसे, वो पोल से पास करेगी। अब ये लाइट रे इस सरफेस पे नॉर्मली जा रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये सीधी चली जाएगी ऐसे। तो एक लाइट रे ये है रिफ्लेक्टेड और दूसरी लाइट रे ये है। फर्स्ट लाइट रे, सेकेंड लाइट रे, दो दिखा रहे हैं कम से कम इमेज बनाने के लिए, दो चीज। अब देखिए ये दोनों डाइवर्ट हो रही है ऐसे, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आपस में। अब इस लाइट रे को पीछे की तरफ ले आएंगे, तो ये जहां पे इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए इमेजिन कर सकते हैं, उसी पॉइंट बोलेंगे कि इसी पॉइंट पे इमेजिनरी इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है यहाँ पे। तो इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे, तो ये जो पॉइंट है यही वर्चुअल इमेज का पॉइंट होगा। खैर इससे पहले कि हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे कुछ और चीजें देख लेते हैं पहले। जैसे देखो कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आई हो जाएगा। और ये वाला एंगल देखिए, इसको सपोज हम लोग इसको एंड है, इसको एन बोल रहे हैं। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया एम। तो यहां पे अगर आप देखेंगे और ये लाइन है ओ एन एल सपोज कर लेते हैं, और इधर वाली लाइन है ओ सी पी जेड सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल ओ एन सी, ये वाला एंगल, इसी को यहाँ पे आई लिखा है। और ये वाला एंगल होगा एन एस एन एल, ये होगा एंगल आर। एंगल आर इक्वल टू एंगल एन एस एन एल, ठीक है। या फिर इस पॉइंट को अगर आप कुछ और लिखना चाहें, सपोज इसको आप बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखो अब देखो इस लाइट रे को जब पीछे की तरफ ले आएंगे हम ऐसे, तो ये बनेगी वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये लाइट रे जो एनबी है और जो ये वाली लाइट रे है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये होगा अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा होगा, ठीक है। ऐसा आपने से ले लिया, आपने इस ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा और गामा लिया गया यहाँ पे। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये एंगल होगा आर, ठीक है। तो आपको यहां मिलेगा एंगल एन आई एन सी, देखो ध्यान से हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से एंगल्स क्या क्या है। एंगल ओ एन सी एंगल आई के इक्वल होगा, ओ एन सी, ठीक है। क्योंकि ये देखो सी एन जो है वो है नॉर्मल सी एन, और ये है इंसिडेंट रे आई, ये वाली ओ एन जो है वो इंसिडेंट रे। ऐसे एंगल आर कौन सा है, एक तो इधर वाला एंगल आर है, और यहाँ पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बन जाएगा एंगल आर। तो आई एन सी और एन डैश एन बी, ये
आर के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट एस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ यूज होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखो रिफ्रैक्टेड रे इस मीडियम में और इस पे इंसिडेंट रे, तो हम लोग लिखेंगे म्यू 2 बाई म्यू 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये जो एंगल्स होते हैं एक्चुअल में इसको हमने बहुत बड़ा सा लिया हुआ है, बट ये रियलिटी में बहुत छोटा होता है। तो ये जो एंगल आई और आर बनते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। तो उस केस में जो ये होता है साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई होगा, और साइन आर जो होगा वो आर के इक्वल होगा। बार बार आपको ये अप्रॉक्सीमेशन बताया गया है, फॉर वेरी लेस एंगल लेस देन 5 डिग्री साइन आई इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर, ऐसा ले सकते हैं, tan ले सकते हैं। तो आप अगर किसी थीटा के लिए देखें तो जनरल कंडीशन क्या है, यहाँ पे नोट अगर देखें आप तो नोट में आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आइडेंटिटी ट्रू होती है फॉर थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, ठीक है, ये रिलेशन ट्रू है। तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, इस आइडेंटिटी का। तो इसको इरेज करना है, ये आपको पता है पहले से। तो 1 को देखेंगे, 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं सो आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आई म्यू 1 इज इक्वल टू आर टाइम्स म्यू 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, याद रखोगे सभी का। अब देखो यहाँ ये जो हमने ड्रॉ किया गया है इसमें अल्फा बीटा गामा ये खुद से लिया गया है। क्यों लिया गया है, ताकि हम इस ज्योमेट्री को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब आई और आर की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग अल्फा और बीटा और गामा के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। और जैसे हमको यहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाएगा आई और आर की वैल्यू, फिर इस ज्योमेट्री की हेल्प से tan अप्लाई करके इसको यहाँ से वैल्यू यहाँ पे यूज कर देंगे और हमारा फॉर्मूला है। तो देखते हैं क्या होगा। तो इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं, so from diagram देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ONC की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ONC में देखें तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो कितना होगा, अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, या फिर आई इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस अल्फा। ये गामा है, देखो आर हम ऐसा लिख रहे हैं और गामा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल यहाँ पे देखो आई एन सी देखेंगे, तो इन ट्रायंगल आई एन सी में अगर हम देखें तो बीटा प्लस आर इक्वल टू आएगा गामा। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना होगा, गामा माइनस आर। तो आपको आई और आर की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। सो बाय यूजिंग तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई की वैल्यू लिखिए यहाँ पे गामा माइनस अल्फा इंटू म्यू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू गामा माइनस आर, गामा माइनस बीटा, सॉरी गामा माइनस बीटा इंटू म्यू 2, ठीक है। ये देखो आई की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा।
तो यहाँ देखिए म्यू गामा म्यू 1 माइनस अल्फा म्यू 1 इज इक्वल टू गामा म्यू 2 माइनस बीटा म्यू 2 आएगा। इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना, इसको लिख रहे हैं बीटा म्यू 2 माइनस अल्फा म्यू 1 इज इक्वल टू गामा म्यू 2 माइनस गामा म्यू 1। ठीक है, देखिए इस बीटा को इधर लेफ्ट में ले जाएगा यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे बस। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस यही इक्वेशन मेन है हमारा, इस इक्वेशन से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। अब देखो ज्योमेट्री से यहाँ पे क्योंकि बीटा है, बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हैं क्योंकि बीटा एंगल भी बहुत स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल। सो सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, so we can write alpha is equal to tan alpha, beta is equal to tan beta and gamma is equal to tan gamma लिख सकते हैं। अब tan alpha is equal to देखो इस वाले ट्रायंगल ONM देखो, तो ट्रायंगल ONM में होगा ये NM अपॉन MO। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं OM M जो होता है पॉइंट P के बहुत पास होता है, तो OM को OP के इक्वल लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू NM अपॉन OP। ये बहुत ही ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है, नेग्लिजिबल स्मॉल, तो इसको OM को OP के इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे ही देखो tan थीटा कितना हुआ NM अपॉन MI होगा, NM अपॉन MI, और ये भी कितना हो जाएगा NM अपॉन IM या फिर PI हो जाएगा। और लास्ट गामा के लिए देखो ये होगा NM अपॉन CM, तो ये कितना हो जाएगा NM अपॉन PC। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, बीटा की और गामा की, इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखेंगे, बीटा की वैल्यू, फिर गामा अल्फा की वैल्यू और गामा की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, लिख देंगे। फिर जो इक्वेशन जो हमको वैल्यू आएगी उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। जैसे PC की वैल्यू, देखो PC की वैल्यू कितना होगा, PC इक्वल टू माइनस R होगा। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है, आप कौन से इधर चल रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो ये माइनस R है, आप लेंगे इसको, और ये वाला क्या होगा माइनस B होगा, और ये क्या होगा माइनस U होगा, तो सारा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को भी यहाँ लिख दे रहे हैं बीटा म्यू 2 माइनस अल्फा म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू सॉरी गामा म्यू 2 माइनस म्यू 1। क्वेश्चन नंबर 3 ये, ठीक है, इसका यूज किया जाएगा। कॉमन लगाएंगे PI इज इक्वल टू माइनस B एंड PC इज इक्वल टू माइनस R लिखेंगे। माइनस U लिखेंगे, ठीक है, और NM की वैल्यू ऊपर की तरफ प्लस है, सब में कॉमन है, तो कुछ भी खास लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी वैल्यूज को यूज कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यूजिंग these values in equation number 3 and we get तो अब आपको
ठीक है, यही अब आपका होमवर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम